रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ा चुके हैं, डिवीजन क्लास चल रहा है, एक तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो थोड़ा तेजी से हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को लेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण किसको कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कुछ परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो उससे जो परिवर्तन होने के बाद जो बदलाव आएगा तो एक नया तत्व बनेगा, और वो जो नया तत्व होगा पुराने तत्व से गुण के मामले में एकदम से अलग होगा। क्लियर है? तो सिंपल से कहेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। लो कुछ परिवर्तन होगा, चाहे वो एक दो जुड़ जाए या एक जो है बिखर जाए, लेकिन जुड़ने के बाद जो बने या बिखरने के बाद जो बनेगा वो ऐसा तत्व बनेगा जिसका जो गुण है वो एकदम ही अलग होगा। क्लियर है? जैसे मान सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों ने अभिक्रिया की और ये बना दिया H2O। तो देखो ये बन गया जल, अब ये गैस है और ये बन गया लिक्विड। अब जानते हैं ना जल लिक्विड होता है, तो यही है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया नए गुण वाले पदार्थ बने? तो कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जैसे कुछ परिवर्तन आपको नोट होगा, जैसे हो सकता है कि उसका तापमान जो है ना बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाता है, हो सकता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था किसे कहते हैं? आपने 3 अवस्था पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो इस अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अभी हमने देखा है ना H2 गैस, O2 गैस, लिक्विड बन गया, H2O बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है रंग में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कि उष्मा बाहर भी निकल सकती है, उष्मा बाहर निकले। तो अगर हम ये सब चीज अगर नोटिस कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ पड़ा है। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो देखते हैं ना, जंग लगता है, भूरा कलर का जो परत दिखता है, तो भाई रंग परिवर्तन हुआ ना लोहे का, तो रंग में परिवर्तन है तो हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगर हम देखेंगे अवस्था में परिवर्तन है, सॉलिड लिक्विड बन गया, या लिक्विड गैस बन गया, गैस लिक्विड बन गया, या गैस सॉलिड बन गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ भाई रासायनिक परिवर्तन हुआ। तापमान अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ पड़ा है। या उसमें से देखें कि टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, उष्मा बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हुआ पड़ा है। क्लियर है? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ना 2 चीज होता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अब देखिए सिंपल सा मैं एक वो दे रहा हूं एग्जांपल, मान लीजिए ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों ने अभिक्रिया की और ये बना दिया आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ये किया है ना, तो इसको हम बोलेंगे अभिक्रिया, सॉरी अभिकारक। बात समझे? जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम कहेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको हम कहेंगे उत्पाद। क्लियर है? तो इसमें अगर अभिकारक में लिखना है तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग जाता नहीं है, लिख देना, भाग लेता है। और ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया तत्व का निर्माण होता है उसका ही ये उत्पाद है। क्लियर है? कोई दिक्कत? या इसमें भी लिखना पड़ेगा? ये समझ जाओगे ना? तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिससे परिवर्तन, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन नोटिस कैसे होगा? तो ये होगा ताप बढ़ जाएगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में, रंग में चेंज हो जाएगा, हो सकता है एनर्जी बाहर निकले, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक वो जिसमें पार्टिसिपेट होता है, ठीक है, और उत्पाद वो पार्टिसिपेशन के बाद जो अभिक्रिया होती है उसी को कहते हैं उत्पाद। क्लियर? ये रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक
उत्पाद, ये सब समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया को जो आप ये लिखते हो ना Mg और O2, ऐसे नहीं लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको कि भैया ये नहीं है रासायनिक अभिक्रिया, हाँ ये भी है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया और इसको बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को मैंने किसके द्वारा दिखलाया, समीकरण के द्वारा। बात समझे? जब हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी उसके तत्व के संकेत के द्वारा हम दर्शाते हैं तब उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर है? तो आते हैं रासायनिक समीकरण पे, आ जाए। रासायनिक अभिक्रिया को जब हम उसके तत्व के संकेत से दिखलाते हैं तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। बात करते हैं रासायनिक समीकरण के, अब देखिए रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ ही था, आपने देखा हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन आया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या बना दिया, आपका जल बना दिया, जल बना दिया ना। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, जब आप हाइड्रोजन के लिए उसके तत्व का नाम लिखते हैं H2, ऑक्सीजन का तत्व का संकेत क्या है, O2, ऑक्सीजन को O बोलते हैं ना, लेकिन हमने आपको बताया हुआ है कि ये बैलेंस नहीं होता है, तो ये दो में आता है तब जाके वो बैलेंस होता है, स्टेबल हो जाता है, नहीं तो भटकता रहता है, बताए ना। जैसे हाइड्रोजन अकेले बैलेंस नहीं रहता है, लेकिन जब दो आदमी हो जाता है तो वो बैलेंस बन जाता है, समझे ना, याद है ना। उसको आगे भी हम पढ़ेंगे 9th क्लास में, इसको कहते हैं बैलेंस करना। मैंने बताया था एक एग्जांपल मुकेश के बारे में, मुकेश सभी अनबैलेंस है, देखते ना, जब बेटा बहुत बदमाशी करता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बैलेंस करने को उसका शादी कर दो, दो जोड़ा बन जाएगा, खुद सुधर जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो देखिए, तो इस तरह से हो गया, शादी ब्याह कर दो तो हो गया। कभी कभी तब पर भी बैलेंस नहीं होता है, तो कुछ लोगों को बच्चा करना पड़ता है, तो P3 P4 दो बच्चा हो गया। आप लोग खुद का टेंशन नहीं है, घर वाले का टेंशन नहीं, तो बेटा का तो टेंशन लोगे। तो कोई ने ऐसे बैलेंस होता है, किसी की शादी कर दी जाती है और किसी का शादी के बाद भी नहीं होता तो बच्चा हो जाए, तो इस तरह से समझ लो ये बैलेंस होता है, ठीक है। तो जो भैया बैलेंस होगा तो इसको H2 लिखेंगे, इसको O2 लिखेंगे, और ये बना लिया जल, तो जल को हम क्या लिखते हैं, H2। इसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, नहीं है ना। अब चलिए, अभी मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड का आपने देख ही लिया था, ज्यादा एग्जांपल देने का कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए रासायनिक समीकरण के बाद एक टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये होता क्या, पहले ये समझिए। ये पुराने वाले से एग्जांपल लीजिए, ये वाला से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे 1, तो ये गड़बड़ है, यानी कि आपको समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, एक सिद्धांत पे काम करता है, उस सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलो या सिद्धांत बोलो, तो हम मान लेते हैं नियम। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे ये काम करता है कौन, संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि भैया एनर्जी न बनती है, न द्रव्यमान बनेगा, न ही विनाश होगा, बस उसका चेंज जो है ना वो चेंज होगा। ये एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का भी नियम यही कहता है, न ऊर्जा को तो आप न निर्माण कर सकते हैं, न उसको आप विनाश कर सकते हैं, बस ऊर्जा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही है, न द्रव्यमान बनेगा न मिटेगा, बस वो ट्रांसफॉर्म होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। आपको लग रहा होगा भैया ये तो मिट गया, नहीं भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लिया, द्रव्यमान बना लिया, तो ये मिटा नहीं है, बल्कि उसने अपने रूप को परिवर्तित कर दिया। क्लियर है? तो ये जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का दो चीजें क्या है, न निर्माण होगा न विनाश होगा। तो भैया जब निर्माण नहीं होगा, जब न विनाश होगा, तो H2 तो H2 है, O2 लेकिन O ही है, तो आपको इस नियम के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2H2O डालना पड़ेगा। अब लेकिन जैसे ही आपने 2 यहाँ पे डाला तो हाइड्रोजन बन गया कितने, 4, ऑक्सीजन कितने हो गया, 2 ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का आगे भी तो आ गया, ऑक्सीजन बने 2, हाइड्रोजन बन गया 4। ऑक्सीजन का तो कहानी खत्म, लेकिन हाइड्रोजन 2 बढ़ गया तो 2 बढ़ा दो 4। अब ये जो हुआ ना, इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण।
क्लियर है इतना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। है नहीं ना? तो चलिए इसका संतुलित करके दिखाइए आप लोग। Fe प्लस को भी दिया H2O ऐसे मत करो। Fe3O4 आवाज ज्यादा नहीं H2 और एक है आपका Zn प्लस H2SO4 H2SO4 प्लस Zn SO4 प्लस H2। चलिए क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ज्यादा नहीं हुआ अभी तक। चलो देखो देखो इधर देखो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सिंपल देखिए इधर कौन सा तत्व है इधर कौन सा तत्व है। तो भैया इधर Fe है और इधर क्या है H2 है और एक है ऑक्सीजन। इधर भी वही होगा Fe है ऑक्सीजन है H2 है जो इधर सॉरी H2 है। अब इधर जो होगा वही वो होगा। तो भैया देख लो सबसे पहले इधर वाले में देख लो इधर Fe कितना है एक इधर एक लगाओ इधर कितना है 3 है ना 3 लगा दो ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 उधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 लिखिए। ऑक्सीजन इधर है 1 और इधर कितना है 4। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को 4 करना है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 4 लगा जाइएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन भी खुद ब खुद 4 से मल्टीपल हो जाता है। जैसा हाइड्रोजन मल्टीपल होता है 4 से तो आपको इधर भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक तरफ से मिल गया। हाँ मिल गया लेकिन Fe इधर कितना है 3 इधर भी आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। देखो 3 3 8 8 4 4 हो गया। अब यहाँ पे आपको डालना है तो Fe को आपने 3 से मल्टीपल किया कर लो इधर आपने 4 से मल्टीपल किया 4 तो हाइड्रोजन 8 हो गया ऑक्सीजन भी 4 तो ऑक्सीजन को इधर कर लो हाइड्रोजन को 4 से ऑक्सीजन तो 4 है। अब देखो तो हो गया हो गया ना। तो यही हो गया संतुलित समीकरण। लक्ष्मी बेटा समझिए चलो अब Zn वाला भैया संतुलित ही है। मुझे लगता है हाँ संतुलित ही है। देखो Zn एक इधर है इधर भी एक है H2 इधर 2 है इधर भी H2 2 है। SO4 एक साथ ही मान लेते हैं क्योंकि SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो ये हो गया सल्फेट। ये जिंक है ये हाइड्रोजन सल्फेट है इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। इसको जिंक सल्फेट कहेंगे Zn जिंक सल्फेट कहते हैं। SO4 को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़े चलिए आगे भैया मोटे तौर पे हमने 5 प्रकार पढ़ना है। कितने प्रकार 5 प्रकार पढ़ना है जिसमें से सबसे पहले है मोटे तौर पे 5 पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें संयोजन अभिक्रिया। कौन सा संयोजन अभिक्रिया ठीक है सबसे पहले। फिर आपको पढ़ना है वियोजन। वियोजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अभिक्रिया लिख के अभी लिख देता हूं ठीक है ना तो समझ जाइएगा। तीसरा है विस्थापन पहले पढ़ेंगे फिर विस्थापन के बाद हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट में हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे समझे और एक नया का निर्माण करेंगे। क्लियर है 2 या 2 से अधिक संयोजन देखना संयोग करना। संयोजन में क्या होता है मिलना होता है ना। तो संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ 2 या अधिक पदार्थ आगे तो पता ही है मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ठीक है। मेन होता है हर चीज का एक याद रखा कीजिए इक्वेशन मेन है वही। जैसे अभी आपको मैंने बताया H2 प्लस O2 क्या बना 2H2O प्लस आपने क्या भैया यहाँ भी 2 लगाओ संतुलित करके ही करना है। देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का आ जाएगा एग्जांपल यहीं पे। तो ये सब कौन सा एग्जांपल है संयोजन अभिक्रिया जहां 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ठीक है। एक और ले लेते हैं नया वाला ये याद रखिएगा COO प्लस H2O ये दोनों मिलेगा तो देखिए ये CaOH2 प्लस H2 बनता है ठीक है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये इधर नहीं बचता कुछ सारा कुछ तो आ ही गया ना। H कितना है 2 आ गया। ऑक्सीजन इधर है 1 इधर है 2 1 2 ऑक्सीजन भी 2 आ गया। ये 2 का मतलब H पे भी है O पे भी है
और CA एक है, CA एक है, संतुलित है, इधर कुछ नहीं आएगा। तो इसको कहेंगे कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे दो मिलके एक तीसरा बना दिया। ठीक है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, ध्यान रखिएगा, बुझा चूना, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए, संयोजन अभिक्रिया का ही एक अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी अभिक्रिया। देखिए वो अभिक्रिया है तो संयोजन अभिक्रिया तो होगी जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे, लेकिन वो उष्मा को भी निकालेंगे। बात समझे? दो या दो से पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हो सकता है एक पदार्थ का निर्माण करें, हो सकता है एक से ज्यादा भी करें। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा। इसी को तो ये संयोजन अभिक्रिया का ही है। तो जब भी इसका डेफिनेशन पूछेगा तो कहिएगा ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकले। नहीं, और भी ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों लिखिएगा, नए पदार्थों का निर्माण करता है और उष्मा उससे निकलती है उस अभिक्रिया में, तो उसी को हम कहते हैं उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी, छेपी है ना, शोषी नहीं है, छेपी है भाई, हटाओ, समझे? तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका सबसे पहले एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल है इसका CH4, लिखिए CH4 प्लस ऑक्सीजन। CH4 को मीथेन बोलते हैं, याद है ना? CH4 मीथेन है, ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा? उष्मा। मतलब आप मीथेन पे ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और उष्मा निकलती है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, नए पदार्थों का निर्माण किया और प्लस उष्मा निकली, उष्मा निकली तो उष्मा छेपी। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, CNG में क्या पाया जाता है? आपका जो ऑटो होता है, दिल्ली में जो ऑटो चलता है CNG वाला, कंप्रेस्ड, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? CH4 मीथेन। और जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं ना। प्लस क्या बनता है? जल। प्लस क्या बनता है? उष्मा। तो भैया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तो चला गया वातावरण में, H2O, समझ ही रहे, और उस एनर्जी से, एनर्जी को उष्मा कहते हैं, उससे वो अपना गाड़ी चलाता है। क्लियर है? तो इसीलिए आप देखिएगा कि भारत सरकार ने कहता है कि पॉल्यूशन कम हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वो है, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पॉल्यूशन होता तो हम लोग भी पॉल्यूशन निकालते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। क्या होता है? गर्म। तो ये वातावरण को गर्म कर रहा है। तो CNG क्या अच्छा ईंधन है कि खराब ईंधन है? तो आप कहोगे नहीं, अच्छा ईंधन है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषण है तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण होता तो हर इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ऑक्सीजन लिया तो हम लोग भी प्रदूषण फैलाते, तो सारे इंसानों को मार दो। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गर्म होता है, टेम्परेचर होता है। नहीं पता चले तो देखते हैं, एक रूम में अगर 20 बच्चा आ जाता है तो कितना दम घुटने लगता है। सफोकेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? गर्म, इसीलिए सफोकेशन होने लगता है। देखते हैं ना भीड़ भाड़ वाला इलाका में, इसी के कारण। क्लियर है? आगे चले, CNG वाला भी समझ गए। एक और एग्जांपल ले लीजिए। इसका एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आप खाना खाते हैं ना कि नहीं खाते हो? खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको पता है, जे प्रक्रम में पढ़ा देंगे फिर से एक बार, आप जानते हो कि ये जो एनर्जी है जो हम खाना खाते हैं, जो भी, वो ग्लूकोज के फॉर्म में रह जाती है, यही है ग्लूकोज। ठीक है, फिर आप जो ऑक्सीजन लेते हो उससे, इस ग्लूकोज से ये ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। तो देखो, दो या दो से अधिक संयोजन अभिक्रिया मिल रही है, और उससे क्या निर्माण होता है? सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, फिर जल बनता है, और फिर आपको उष्मा मिलती है। उष्मा मतलब एनर्जी मिलती है, यही मिलती है ना। तो इसको हम कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं है ना? और देख लीजिए संतुलित है या नहीं है दोनों समीकरण संतुलित है या नहीं है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 डाल देंगे तो संतुलित हो जाएगा। संतुलित थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है ना, मेरे भरोसे मत रहिएगा, समझे? संतुलित कर लीजिएगा। ये वाला समझे कि नहीं समझे? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारा भोजन पचता है, पचने में बहुत सारी प्रक्रिया है जो जेब प्रक्रम में पढ़ेंगे। पचने के बाद है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार हो जाता है। वो ग्लूकोज रखा है, हम सांस लेते हैं, उतनी बार ये ग्लूकोज टूटता है
और फिर टूटने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, इसलिए तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर ये जल में बन जाता है और फिर ये हमको एनर्जी देता है। क्लियर है? तो इसको हम एनर्जी निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्लियर है? इसमें संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटता हो, एक आदमी टूट के नया पदार्थ बनाता हो। बात समझ गए? एक आदमी टूट के नया पदार्थ बनाता हो। बन समझ गए ना? एकल पदार्थ टूटता है, एकल पदार्थ टूटकर, आगे आप लोग समझ जाइएगा। एकल पदार्थ टूटकर नए नए पदार्थ का निर्माण करता है। कुछ भी हो सकता है, एकल पदार्थ टूट के नए नए पदार्थों का निर्माण करता है, कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम बाद में देंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, एकल पदार्थ है ना, 3 विधि से टूटेगा। कोई पदार्थ अपने आप टूटेगा नहीं। जब तक आप उसको गुस्सा पंच नहीं मारोगे तब तक टूटेगा नहीं, टूटेगा। तो 3 तरह से टूटेगा। एक तरीका से टूटेगा उष्मा देके, ठीक है, एक तरीका से टूटेगा प्रकाश देके, और एक तरीका से टूटेगा प्रकाशीय, और एक तरीका से टूटेगा विद्युत से, वैद्युत से। समझे? एक उष्मा, एक प्रकाशीय और एक वैद्युत। ये एनर्जी गर्म कर दीजिए, ताप दे दीजिए, गर्म टूट जाएगा। लाइट में रख दो, सनलाइट में टूट जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, करंट दो, करंट, तो क्या होगा? टूटेगा। तो एकल पदार्थ जब टूट कर ये होता है तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें उष्मा ले रहा है कि छोड़ रहा है? छोड़ रहा है। इसमें छोड़ रहा है। अरे बकलो, छोड़ को इसमें रहा था ना, ये तो एनर्जी आप उसको दे रहे हो ना, कि वो छोड़ रहा है, दे रहा है, दे रहे हो आप, दे रहे हो का मतलब क्या? वो एनर्जी ले रहा है। तो इसको हम कहेंगे, इस तीनों को कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। बात समझे? कोई दिक्कत? बड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। वियोजन अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया है जहाँ पे एकल पदार्थ टूटता है 3 विधि से। जब उसको उष्मा दीजिएगा, तब उसको लाइट में रख दीजिएगा, सनलाइट में, या उसमें विद्युत करंट घुसाइएगा, तब ये टूटेगा। और जब ये एनर्जी ले रहा है, उष्मा ले रहा है तीनों माध्यम से, तापन दीजिएगा तो उष्मा लिया, लाइट में रख दिए, धूप लगाया, उष्मा ले लिया, करंट लगाया, उष्मा लिया, एनर्जी लिया, तो उसमें उष्मा को शोषण किया उसने, इसलिए उसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं ना? अब चलिए इसका कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे उष्मा शोषी का अभिक्रिया का एक एग्जांपल है आपका, जैसे CaCO3, इसको गर्म कीजिएगा ना तो ये टूटेगा 2 में, CaO में और CO2 में। देख लीजिए, कोई दिक्कत? मतलब इसको गर्म कीजिएगा, एकल अभिकारक अलग अलग पदार्थों में उत्पाद में टूट गया, तो इसलिए एकल पदार्थ टूटकर। अभिकारक मैंने बोला क्योंकि इस साइड को अभिकारक बोलते हैं। समझे? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे AgCl, AgCl को तोड़िएगा ना तो ये बनेगा Ag और Cl2, क्लोरीन गैस। समझे? तो ये हो गया AgCl। Ag को पता है ना, सिल्वर कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन गैस। समझे? इसमें ये क्या हुआ? सनलाइट में हमने रख दिया और इसमें हमने उष्मा दिया। समझे? तो ये वियोजन अभिक्रिया का भी हो गया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी कैसे? यहाँ पे उष्मा दिया तभी ना टूटा, यहाँ पे हमने सनलाइट में रखा तभी ना टूटा। तो ये दोनों का ये क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। तो इसको याद रखिएगा, मेन है यही, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, डेफिनेशन मारिए, एग्जाम्पल दीजिए, टीचर पूरा नंबर देगा। आगे चले तो वियोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहेंगे जहाँ पे एकल पदार्थ टूट के नए पदार्थों का निर्माण करता है। अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया में होता कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, समझ गए? बॉयफ्रेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन कैसे करके भी काम चल रहा है। एक और लड़का आया, बहुत ही अट्रैक्टिव। अब ये गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के इसके साथ चली जाएगी ना, अट्रैक्टिव भी है, पैसा वाला भी है, रिच मैन भी है, तो ये लड़की इसके साथ चली जाएगी, तो क्या हुआ? गरीब का टूट गया रिश्ता। तो यही है विस्थापन अभिक्रिया में, अधिक अट्रैक्टिव जो होगा उसके साथ चले जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए इसमें। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील
तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, कहता भाई जा तू जा, मैं आ गया। समझे? जब पे बेचारा ये मान लो ये मनखुश है, ठीक है, और ये वाला नया बच्चा आ गया सोनू मान लो या सचिन मान लो, मनखुश की गर्लफ्रेंड कहेंगे जा बे कल हुआ, मान लेते हैं एग्जांपल है, पूरा नहीं मान लेना कि आप मेरे बारे में ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अब मनखुश के पास उतना पैसा भी नहीं है, सोनू कहेगा आओ मेरे पास बाइक है घूमेंगे दोनों के साथ में, तो गर्लफ्रेंड कहेंगे चलो मैं तुम्हारे साथ जाएंगे। समझ गए ना? बस समझने के लिए, समझने के लिए, ठीक है ना? सब पे एग्जाम्पल एक एक आएगा तो सब पे आएगा, तो ये बस नहीं याद रखना, मेन ये याद रखना है। समझे? सोनू अधिक रिएक्टिव था, स्मार्ट है, बाइक है, मनखुश को छोड़ दिया, सोनू ने उसको विस्थापित कर दिया, बाबू तू जाओ मैं हूँ। सोनू को भी एक डालो, हाँ डालेंगे तो चलिए इसका एग्जाम्पल लिखे, देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, अरे सब पे आएगा, सब पे। अब सुनिए Fe प्लस CuSO4। अब देखिए इसमें ना Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद ही इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा FeSO4 प्लस Cu। समझे? अभी देखिए अभी क्या था, मनखुश थी, ठीक है, और क्या था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, मनखुश थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, और इसके साथ क्या था, सोनू था। सोनू ज्यादा अट्रैक्टिव है मनखुश से, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहेगी मनखुश तुम जाओ अकेले, सोनू के साथ आ जाएगी, ये हो गया सोनू और ये होगी इसकी गर्लफ्रेंड, और मनखुश बेचारा अकेले सिंगल। बड़ा खराब हुआ ना, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत? इसी तरीके का दूसरा एग्जांपल ले ले, तो दूसरा एग्जांपल मान लो ZN प्लस CuSO4, तो अब ये क्या होगा, ZnSO4 के साथ चली जाएगी, जिंक सल्फेट के साथ, Cu फिर से अकेला रह जाएगा। समझ गए? इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझे? अगर विस्थापन अभिक्रिया समझ गए तो द्वि विस्थापन भी बहुत ही आसान है। क्लियर है बेटा? चलिए कोई बात नहीं, रोज बचता है। अब भैया आइए द्वि विस्थापन। अब इसमें देखो, इसमें ना थोड़ा अटपटा सा है। अब मान लेते हैं सचिन है, ठीक है, सचिन की कोई गर्लफ्रेंड है ABCD कुछ भी, मान लेते हैं ABCD कुछ भी, और एक तरफ है मुकेश है, मुकेश की भी गर्लफ्रेंड है ABCD, ठीक है। अब ये भी कैसे कैसे मैनेज कर रहा है, बन गया, मैनेज करना है, बन गया, इसका भी बन गया, मैनेज कर रहा है। लेकिन दोनों दोस्तों ने एक बार गया मीटिंग में, मिला, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इधर बैठे, दोनों भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इधर बैठे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसके साथ सेटिंग कर ली, इन्होंने क्या किया, इसके साथ सेटिंग कर लिया। तो इसी को कहेंगे क्या, द्विस्थापन। दोनों ने अपना अपना रास्ता बदला, दो आदमी ने रास्ता बदला, इसीलिए इसको कहेंगे द्विस्थापन। घरवाली को नहीं बदल रहा है, इसलिए मैं गर्लफ्रेंड पे दे रहा हूँ। चलिए बात समझे, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान। मैं सन्नी बच गया और ये अच्छा, सबका आएगा, सबका कटेगा, टेंशन काहे लग रहा है, ठीक है। अरे ये समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ ना। यार मैम पूछेगी किसको कहते हैं, तो ये नहीं कहते ना मैम सचिन का जो गर्लफ्रेंड है ना वो मुकेश के साथ जाएगा, मुकेश की गर्लफ्रेंड सचिन के साथ, मारेगी मैम। नहीं मारेगा, बस हमारी मैम वो नहीं मारेगा। चलिए कॉन्सेप्ट समझिएगा बस, दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान। यौगिक किसको कहते हैं, तो देख लीजिए, यौगिक पता है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल को यौगिक कहते हैं। याद है, ये सब 9th में ही हो चुका है ये सब। चलिए इसका जो एग्जांपल है लिख लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया। अब ये BaSO4 के साथ चलाएगा, Na2 किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो देखिए भैया ये सिंपल सा लिखेंगे, BaSO4 प्लस Na2Cl2। कोई दिक्कत है? नहीं, NaCl2 नहीं होगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। और इसको बैलेंस करने के चक्कर में 2 यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, इसका इसके साथ चला गया, इसका इसके साथ चला गया। तो ये हो गया आपका कौन सा अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे।
अब आते हैं अपचयन, उपचयन और अपचयन पे। अपचयन उपचयन अपचयन उपचयन और क्या है अपचयन। तो भैया यहाँ लिख लेते हैं उपचयन और ये ले लेते हैं उपचयन अपचयन। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी और हाइड्रोजन का घटेगा, बस। ठीक है। अगर पूछेगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहिएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में ऑक्सीजन में वृद्धि हो और हाइड्रोजन में ह्रास हो, उसे हम उपचयन कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। और सेम इसका उल्टा होगा किसमें, अपचयन। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। बस इतना याद रखिए, ज्यादा हम नहीं करेंगे। ठीक है। और जब ये होगा तो उपचयन कहेंगे और जब ये होगा तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। लेकिन दोनों जब एक साथ होगा तो क्या कहेंगे, रेडॉक्स। जब ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया दोनों एक साथ हो, एक साथ भी तो हो सकती है, हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है, घट रहा है और ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ हो गया। तो दोनों जब एक साथ होगा तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझे। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब दोनों साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है। तो इसमें लिख दीजिएगा अपचयन और उपचयन दोनों साथ होता है, बस कहानी खत्म। समझ गए। तो ये थे आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए दैनिक जीवन में कुछ इसका अभिक्रिया को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है। दो क्या इंपॉर्टेंट, एक है इंपॉर्टेंट संक्षारण, यही बात जान लो। संक्षारण, संक्षारण कुछ नहीं होता है, संक्षारण है, ध्यान रखिएगा, संक्षारण है। ठीक है, संक्षारण। ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, देखिए जब होता क्या है, इसमें कोई धातु है, जैसे लोहा है, लोहा को आप खुला में छोड़ देते हो, बारिश का जब मौसम होता है तो वो क्या करता है, लोहा में जंग लगता है। तो वो कुछ नहीं, कोई धातु में जब वायु में जब आर्द्रता होगी, आर्द्रता का मतलब नमी होगी, तो वो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो जब किसी धातु में वायु के संपर्क में आता है और जब उसमें जंग लग जाती है या कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। कोई दिक्कत है इसमें, लिख दे। मान लेते कोई धातु ऑक्सीजन की आर्द्रता के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन की आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है, तो उसका जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत वो संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। तो ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, हवा में छोड़ दिया, हवा में नमी आ गया, बारिश का मौसम है, तो ये ऊपरी परत है ना, खराब हो जाएगा। देखते हैं ना, झड़ने लगता है, देखते हैं ना, तो झड़ने लगता है। क्लियर है। तो आप कैसे आप लोग, अच्छा जैसे इसका एग्जांपल कौन है, लोहे पे जंग लगना। ये जंग कौन सा है, युद्ध करने वाला जंग नहीं है, ठीक है ना, जंग, समझे। तो चलिए, और इसका रोकने का उपाय क्या है, तो इसको आप पेंटिंग करके रख सकते हो, तो इसको कहते हैं यशद लेपन, और एक को होता है पेंटिंग करके आप इसको क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। देखते हैं लोहे पे पेंटिंग कर देते हैं घर के आदमी सब, किस लिए, कि भैया पेंटिंग कर दो जंग को। अब जैसे ये ठीक है, तो इस पे पेंटिंग कर दिए तो हवा जो है इस लोहे के संपर्क में नहीं आएगा, दोनों तरफ से करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं एक ही तरफ से तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो ये नहीं जंग लगेगा, समझे। इसीलिए हम लोग पेंटिंग करता है। एक होता है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, आगे वाले क्लास में हम देख लेंगे। तो कोई दिक्कत संक्षारण में, संक्षारण क्या होता है समझ गए, इसको रोकेंगे कैसे समझ गए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं है आगे चलते। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस लास्ट टॉपिक को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता किसको कहते हैं, पहले ये समझ जाएंगे। देखिए वसायुक्त
वसा मतलब फैट होता है, समझते हैं ना। अभी पढ़िएगा उसमें, आप पढ़िएगा CPF पढ़िएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। फैट को ही वसा कहते हैं जब आप खाना खाते हैं, इसी से आपको मेजर एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो CPF, तो इसमें मेन हमको करना है वसा युक्त और तेलीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? तेलीय पदार्थ, जिसमें तेल होता है। जब ये वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसका जो है ना गंध बदल जाता है, गंध और स्वाद जो है परिवर्तित हो जाता है, स्वाद परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विकृत। परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। नहीं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए सिंपल समझिए। घर पे सब्जी उब्जी बनता है, घर पे सब्जी उब्जी बनता है, रात में आप रख देते हैं, दिन में क्या होता है? खराब हो जाता है सब्जी, महकने लगता है ना। तो वही है, सब्जी में आप तेल डालते हैं, वायु के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है? उसमें गंध और स्वाद में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो उसी को हम कहेंगे विकृत गंधिता। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? रोकने का उपाय तो रोकने का उपाय है कि भैया ऐसे बर्तन में रखिए जहां पे वायु ना घुसे। तो वायु रोधी बर्तन में रखना, वायु रोधी बर्तन में रखना। क्योंकि देखिए वायु के संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क, वायु में क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में है, उससे रिएक्शन कर गया, रिएक्शन कर गया, स्वाद और गंध में परिवर्तन आ गया, समझे। तो वायु रोधी बर्तन में रखिए जिसमें वायु न घुसे, ठीक है। चिप्स उप्स में देखते हैं जो गैस भरा रहता है वो गैस नहीं है और वो वायु नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, समझे। अगर वायु भर देंगे तो क्या होगा? वायु के साथ, वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग या अपने जगह में ठंडा चीज, ठंडा जगह रखेंगे, शीतलन का प्रयोग। इसीलिए आप हाँ, शीतलन का प्रयोग। तो ठंडा जगह पे रखिएगा तो कम जाए, टेम्परेचर कम है, रिएक्शन कम होगा। तो इस तरह से आप विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। विकृत गंधिता किसको कहते हैं समझ गए? वायु के संपर्क में जब वसा युक्त और तेलीय पदार्थ आता है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसी परिवर्तन को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जिसको रोकने के लिए हम वायु रोधी बर्तन रख सकते हैं। इसलिए देखते होगा सब्जी को मम्मी सब ढक देती होगी, कम वायु घुसे, फिर भी तो घुस जाता है। फिर टिफिन का यूज करते हैं, देखते हैं ना, जो वायु न घुसे टिफिन में। फिर हम क्या करते हैं? चिप्स वाला पैकेट में देखते ना गैस भरा रहता है, कोई कुछ है तो वो ऑक्सीजन नहीं है या वायु नहीं, वो नाइट्रोजन है, ठीक है। हल्का भी होता है, दूसरी बात उससे रिएक्शन नहीं होगा। और तीसरी हम फ्रिज में रख देते हैं सामान सबको, देखते हैं जिसके घर में फ्रिज होता है फ्रिज में रख देते हैं। तो इसके द्वारा हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ये चैप्टर जो है ना आपका खत्म हो गया।